नमस्कार दोस्तों। पैसे की समझ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अपने पैसे की समझ बढ़ा के फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करते हैं। तो अभी हम म्यूचुअल फंड सीरीज में चल रहे हैं, जहाँ पिछले वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए आज ये वीडियो है, और बेसिकली इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने किया है, जिससे समझने में इजी हो। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। म्यूचुअल फंड कंपनी या फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड लॉन्च करती हैं। एचडीएफसी, एसबीआई, पराग पारिक, क्वांट, निप्पॉन, ये नाम आपने सुने होंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हैं, और उनको फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। अब फंड क्या होता है आप सबको पता ही है कि जब म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाता है। वो पैसा इकट्ठा होता है, वो 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक फंड होता है। और उस फंड के लिए क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये सारा जो एसेट, फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हुआ है, पैसे का एसेट क्रिएट हुआ है, इसको कोई आदमी मैनेज करेगा, और उसको फंड मैनेजर कहते हैं। तो फंड मैनेजर बेसिकली क्या होता है, जो फंड हाउसेज हैं उन्होंने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, उन्होंने पैसे पूल इकट्ठा करा, और उसको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को देते हैं, जिस एक्सपर्ट को ये पता है कि कब पैसे लगाने हैं, किस शेयर में लगाने हैं, कब वापस निकालने हैं, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे काम उसको करने होते हैं, वो उसका एक्सपर्ट होता है, और उसी से वो प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? शेयर्स, जिनको आप स्टॉक्स या इक्विटी बोलते हैं, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं या कंपनीज के बॉन्ड्स हो सकते हैं। फिर गोल्ड्स एंड रियल एस्टेट। तो कॉमन मैन के लिए जो है वो शेयर्स, बॉन्ड्स एंड गोल्ड्स और रियल एस्टेट ही होता है। और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, ये टॉप 3 मेन में होता है। फिर एनएफओ। एनएफओ होता है न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है उसको बोलते हैं एनएफओ। तो आपने बहुत बार सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स या जिनको एजेंट बोलते हैं वो आते हैं आपके पास, सर नया एनएफओ आया है या मैडम नया एनएफओ आया है, और ये इसकी थीम बड़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा चलेगा। एनएफओ की प्रॉब्लम क्या है कि ये बिल्कुल नया है। जैसे आप किसी नए मैकेनिक से कार ठीक नहीं कराते, नए ब्यूटिशियन से मेकअप नहीं कराते, नए नाई से बाल नहीं कटाते, क्योंकि आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता है। ऐसा नहीं है वो अच्छा है खराब है, हमें अभी नहीं पता। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो एक्सपीरियंस बंदा है हम उसके पास जाएं सर्विसेज लेने के लिए। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है, जिनका आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है, तो कोशिश करें उसमें इन्वेस्ट करें। दूसरा, एनएफओ में क्या होता है कि कमीशन ज़्यादा होता है। तो उनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो कमीशन फोकस्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो क्लाइंट का भला सोचते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना कमीशन देखते हैं, तो वो आपको एनएफओ पुश करते हैं। तो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता। और जब ऑलरेडी मार्केट में हमारे पास अदर फंड है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पता है, जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें नए ऑफर में क्यों जाना है। तो नेट एसेट वैल्यू क्या होती है म्यूचुअल फंड की? ये आप सिंपली भाषा में ये समझ लीजिए कि ये प्राइस है। जैसे शेयर का प्राइस होता है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, वैसे ही एनएवी का भी जो म्यूचुअल फंड की एक यूनिट होती है, उसका प्राइस जो है वो नेट एसेट वैल्यू कहलाती है। तो जब भी एनएफओ लॉन्च होता है तो वो 10 रुपए का होता है एक यूनिट। तो 10 रुपीज़ की 1 यूनिट है। तो कई बार डिस्ट्रीब्यूटर ये भी बोलता है कि मैडम देखिए ये बड़ा सस्ता है,
या सर देखिए बहुत सस्ता है, तो आप क्या करते हो कि आपको लगता है हाँ सस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो बेसिकली इट इज़ ए प्राइस। तो जो भी आप जिस एनएवी पे लोगे, मान लीजिए 10 रुपए का आपने खरीदा और 20 रुपए का बेचा, तो डिफरेंस हुआ 10 रुपीज़ का। तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़ का। मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है, वो 30 रुपीज़ का है और आपने उसको 40 रुपीज़ में बेचा, तो आपका डिफरेंस हुआ 10 रुपीज़, तब भी आपको प्रॉफिट 10 रुपीज़ का हुआ। तो बेसिकली आपको एनएवी के प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइस कितनी तेजी से बढ़ेगा या कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। जो आपका सेलिंग प्राइस है माइनस बाइंग प्राइस, वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। तो जैसे कि मैं एनएवी के लिए समझा रहा था, तो ये एक फोलियो का डिटेल है। फोलियो नंबर मतलब जैसे सर्टिफिकेट आपको बैंक एफडी में मिलता है, उसका एक नंबर होता है, वैसे फोलियो नंबर बोलते हैं म्यूचुअल फंड में। और ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ग्रोथ प्लान है। कंटिन्यूअसली आपका पैसा इसमें लगा रहता है और ये इंडेक्स पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। इन्वेस्टेड कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, आज की डेट में करंट प्राइस कितना है, कितना अमाउंट हो गया, कितनी यूनिट्स अलॉट हुई हैं। यूनिट्स जैसे शेयर में 1 शेयर होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होती हैं। तो बिकॉज हम एसआईपी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके कभी ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगी, कभी कम यूनिट्स अलॉट होंगी, और टोटल एग्रीगेट आज की डेट में ये है। एवरेज एनएवी, एवरेज प्राइस आप समझ लो, पर यूनिट ये है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे लिया है तो अलग अलग एनएवी होगी, तो उसका एवरेज निकाला जाता है। करंट एनएवी आज की डेट में 154 है। और जब आप एवरेज एनएवी को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आएगा। जब आप करंट एनएवी को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, तो करंट अमाउंट आएगा। और जो करंट है माइनस इन्वेस्टेड का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये टोटल प्रॉफिट आपको 38% दिख रहा है। ये शुरू से जब से आपने इन्वेस्ट करा तब से है। ये XIR आ रहा है। बेसिकली हमें ये देखना चाहिए, ये एनुअल रिटर्न शो करता है कि एक साल में एवरेज कितना पैसा बढ़ रहा है आपका। तो एवरेज रिटर्न जो है वो 13.6 है। फिर आते हैं कि आपने सुना होगा रेगुलर म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट। बहुत सारे जिनको ज्ञान नहीं है, अधिकतर को रेगुलर म्यूचुअल फंड बेचा जाता है। तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड हाउस, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट्स होते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, या इंटरमीडियरीज होती हैं, जैसे बैंक्स हो गए। आप बैंक में आजकल जाते हो, आपको बताया जाता है सर ये ले लीजिए म्यूचुअल फंड बड़ा अच्छा है, ये इंश्योरेंस ले लीजिए बड़ा अच्छा है। तो ये जो म्यूचुअल फंड बैंक वाले बेच रहे हैं, या और भी बहुत सारी साइट्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं जो बेच रही हैं, वो बीच में अपना कमीशन लेती हैं, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रही, तो फीस है, उसको कमीशन बोले, फीस बोले, जो भी बोले। तो आपके और म्यूचुअल फंड हाउस के बीच में एक थर्ड पर्सन है जो ये कमीशन लेता है, और इसको रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान बोलते हैं। जब आपके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं इन्वॉल्व है, आप डायरेक्टली फंड हाउस से भी खरीद सकते हो। और कुछ साइट्स भी हैं जो इनसे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, वो साल का कुछ 50-100 रुपए लेती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेती। तो आप उनसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हो, बीच में कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। तो जितना आप कमीशन कम देंगे, ऑब्वियसली उनका उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में। तो ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला आज, और आपको 10 साल बाद निकालना है, तो वो पैसा कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है, उसके बीच में से आप कुछ निकालते नहीं। कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उसमें से कुछ यूनिट सेल कर देते हैं, उसको सेल को रिडीम बोलते हैं, कि आपने रिडीम कर लिए। तो आपको मान लीजिए 20,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो आपने कुछ यूनिट सेल कर दिए, रिडीम कर लिए, और वो पैसा आ गया। फिर बाकी पैसा कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है, इसलिए उसको ग्रोथ ऑप्शन बोलते हैं। ये दूसरा ऑप्शन होता है डिविडेंड प्लान, जिसको
अब सेबी ने बोला IDCW बोलेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड, मान लीजिए आपने 10-10 हज़ार रुपये करके 2 लाख रुपए इकट्ठा हुए, और म्यूचुअल फंड ने अनाउंस किया कि आपको 20,000 जो है उसमें से डिविडेंड मिलेगा। तो ये जो 20,000 है ये आपके पास आ गए, बाकी 1,80,000 जो है वो इन्वेस्ट रहेंगे। तो एक तरह से जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपकी कम हो गई, तो आपकी ग्रोथ कम होगी, और आपको अभी इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन लें, और कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप कुछ यूनिट्स रिडीम कर लें रादर देन डिविडेंड ऑप्शन। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में डिविडेंड प्लान इज़ नॉट गुड, ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन एंड ग्रोथ ऑप्शन। सो कमिंग टू व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में, आपने हमारे जैसे इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया है, वहाँ एक फंड मैनेजर है, फंड हाउस है, उनकी बिल्डिंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सैलरीज हैं, फिर जो बीच में इंटरमीडियरी या एजेंट्स हैं उनका कमीशन है, ये सारा कुछ एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है फंड हाउस का। वो खर्चा हमारे जो पूल इकट्ठा हुआ उसमें से लिया जाता है, तो ऑब्वियसली वो ठीक बात है। लेकिन क्या है कि वो एक्सपेंस रेशियो में लिया जाता है। सपोज 100 करोड़ का उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रिएट हुआ, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए इन्वेस्ट करने के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि 2.5% एक्सपेंस रेशियो होगा। सेबी के हिसाब से 2.5% से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, उसमें आपका कमीशन भी इन्वॉल्व है। तो 2.5% का मतलब 2.5 करोड़ जो है वो उनके खर्चे के लिए हो गए। अब वो एसेट अंडर मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज हुआ, बढ़ के वो 1,000 करोड़ हो गया। तो अभी ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेंस जो है 2.5 करोड़ रहेगा, वो रेशियो उनका वही रहेगा कि वो 100 करोड़ हुआ से 1,000 करोड़ हुआ, तो 25 करोड़ जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। तो कोशिश ये करनी है कि फंड अच्छा हो और उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। तो अगर कमीशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो कम होगा। फिर आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड बेसिकली, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर आपको कुछ पैसे निकालने हैं, तो वो एग्जिट लोड, उसमें कुछ पेनाल्टी लगती है जिसको एग्जिट लोड कहते हैं, यूजली 1% होती है वो। यहाँ कुछ बात करते हैं रिटर्न्स की। तो से फॉर एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड है, ये एक एग्जांपल है, ये रिकमेंडेशन नहीं है। और आप इसके रिटर्न देख सकते हैं, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन साइट है, यहाँ आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है उनसे। और इसमें आप वेरियस ईयर्स के रिटर्न देख सकते हैं। तो सपोज 5 ईयर्स का रिटर्न हम देखना चाहते हैं, यूजली लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म में तो अच्छा दिखा सकता है वो अगर मार्केट बाउंस कर रहा होगा तो 5 ईयर्स में ये जो ब्लू लाइन है ये पराग पारिक की है, ये ग्रीन लाइन BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो BSE के जो टॉप 500 स्टॉक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, उनका जो एवरेज रिटर्न है वो ये है। और बाकी जो फ्लेक्सी कैप और भी हैं उनमें से कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं, उन सबका जो एवरेज रिटर्न है वो ये ब्राउन लाइन है। तो सेबी ने मैंडेट कर रखा है कि हर एक म्यूचुअल फंड अपना एक बेंचमार्क डिस्क्लोज करेगा, कि कैसे इन्वेस्टर को पता लगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि खराब परफॉर्म कर रहे हो, रेफरेंस क्या है। तो उस रेफरेंस को हम बेंचमार्क बोलते हैं, और ये हर म्यूचुअल फंड के लिए कंपलसरी है। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटीज इस हमारे केस में म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के लिए। टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है बेसिकली, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, तो एक तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, उससे आपको प्रॉफिट होगा, उससे कंपनीज जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। तो ये दोनों का जो एडिशन है वो मिला के एसेट अंडर मैनेजमेंट को बढ़ाता है, और वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। जो डिविडेंड है वो, हाँ,
शेयर्स जो भी होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं और वो एईएम में ऐड हो जाता है। अब आते हैं एसआईपी। एसआईपी लगभग सबको पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप डिसाइड करते हैं कि महीने की 25 तारीख को 10,000 रुपीज़ मेरे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में चले जाने चाहिए, जस्ट एग्जाम्पल। तो ये हो गया सिस्टमैटिक, आपने एक सिस्टम बना दिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये प्लान है। तो इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। रादर देन एक साथ बहुत सारा पैसा डालने के, आप धीरे धीरे पैसा डाल रहे हैं, जिससे डिसिप्लिन भी मेंटेन है और ग्रोथ भी बेटर होती है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, आप एक म्यूचुअल फंड, सपोज एचडीएफसी है, एचडीएफसी का लिक्विड फंड आता है और इक्विटी फंड आता है। तो आप एचडीएफसी के लिक्विड फंड में पैसा डाल सकते हैं और धीरे धीरे उस लिक्विड फंड से ही आप एसआईपी कर सकते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो ये सिस्टमैटिकली आप ट्रांसफर कर रहे हैं, रादर देन बैंक एफडी के आपने डेब्ट फंड में डाला है और वहां से आप पैसा इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे आप एसआईपी करते हैं वैसे ही एसडब्ल्यूपी होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो आपने धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, फिर रिटायरमेंट के टाइम आपके पास कुछ कॉर्पस इकट्ठा हो गया, कुछ पैसे इकट्ठा हो गया म्यूचुअल फंड में, अब आपको हर महीने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तो आपने, जैसे आप एसआईपी के लिए ऑर्डर देते हो वैसे ही म्यूचुअल फंड में आप ऑर्डर दे सकते हो कि हर महीने मुझे 50,000 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ जाए। तो कैन यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप म्यूचुअल फंड में खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और अ, अगर आपके पास टाइम नहीं है उसको पढ़ने का, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, तो आपको जेन्युइन एडवाइज़र ढूंढना चाहिए, ना कि कमीशन पे फोकस वाला एडवाइज़र। ये फिनोलॉजी का कैलकुलेटर है जो मुझे अच्छा लगता है, ऑल्दो मेरा कोई उनसे एफिलिएशन नहीं है। आप ये ट्राई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो कि आप मान लीजिए 10,000 रुपये की एसआईपी जो है अगले 20 साल के लिए करोगे तो कितना पैसा एक्यूमुलेट होगा, या आपके पास कोई लमसम है आप अभी लगाओगे तो कितना होगा, या आपका 1 करोड़ का टारगेट है पैसा इकट्ठा करने का तो कितने पैसे की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे उसमें कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, और भी ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं। तो आप जब गोल प्लानिंग करते हैं तो ये गोल कैलकुलेटर्स यूज़फुल है। तो मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हूँ, बेसिकली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर। और मुझे फाइनेंस पढ़ने पढ़ाने का इंटरेस्ट है, और मैं मिडिल क्लास को चाहता हूँ, स्पेशली सर्विस क्लास को, कि उनकी लाइफ बेटर हो, क्योंकि उनको पैसे की समझ नहीं होती और उनका बहुत सारा पैसा खराब होता है, अनएथिकल लोग ले जाते हैं किसी किसी बहाने। तो प्लीज़ आप पैसे की समझ को बढ़ाइए। और मैंने एक बुक भी लिखी है, छोटी सी बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा या नहीं लगा तब भी प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे मुझे पता लगता है कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे आपको सिखाना है जो मेरी नॉलेज है, या मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है तो मैं वो सीख के फिर आपको सिखाऊं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।